जय हिंद। आज 30 मई 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो खास करके हिंदी पत्रकारिता को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। और ऐसे अवसर पे जब सानिध्य मिल जाए प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी का, जिनका न केवल शिक्षण प्रशिक्षण बल्कि प्रशासन का भी अनुभव रहा हो, जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हों, जो IIMC सूचना प्रसारण मंत्रालय के भारत सरकार के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान के पूर्व महानिदेशक रह चुके हों, और आज इस वक्त जो RGS PBH पॉजिटिव मीडिया परिवार है वो यहाँ पर एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप लेकर आया है। और प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी मीडिया गुरु, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के निदेशक हैं। सबसे पहले तो इसके लिए बधाई हो। जहाँ पर इस तरह की पर्सनालिटी जिनके अंदर सांस्कृतिक बोध हो, तो RGS PBH के जो हिंदी पत्रकारिता में भारत बोध है वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो हिंदी से कट रहे हैं लोग। तो प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी से बेहतर और कौन बता सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता में जो भारत बोध है, यानी भारतीयता की बात करेंगे, जो हम लोग देश विदेश में इंडियन डायस्पोरा को आमंत्रित भी कर रहे हैं। पहले भी 15 जनवरी 2025 को हम लोगों ने उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया था। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम लोग। मैं छोटा सा संबोधन चाहूँगा कि आज के जो हम लोगों के, क्योंकि को ऑर्गेनाइजर की व्यवस्था है, 365वां कार्यक्रम लेकर आए हैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो कि आज न्यूज लेटर लॉन्च होगा आपके कर कमलों से, जो हम लोग हर महीने के लास्ट वीक में ये पूरे महीने की गतिविधियों को दस्तावेज बनाते हैं, जो कि किताब के अंदर जो है साल में 2 बार किताबें आ रही हैं। आप देख सकते हैं इन किताबों में प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी भी शामिल हैं, क्योंकि जितने कार्यक्रम में आए हैं उन कार्यक्रमों का ये दस्तावेज है। शुरुआत हुई थी ये न्यूज लेटर से, जो NDMC कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च हुआ था ये 2018 में, लेकिन हम लोग फिर किताबों पे आए ताकि लाइब्रेरी में ये किताबें जा रही हैं और यात्राओं के माध्यम से भी हम लोग लाइब्रेरी को दे रहे हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज तक पहुंचा रहे हैं। अगस्त में हम लोग ये 5 किताबों का सेट जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकारों को पहुंचाएंगे, इन किताबों को प्रदान करेंगे, ताकि वो देखें कि सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन जो भारत से शुरू होकर विदेश तक कैसे फैला, इन 10 वर्षों का पूरा इतिहास, और 11वें वर्ष में ये 5वीं किताब आएगी। मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को चाहूँगा कि आप प्लीज सभी को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत। मेरा नाम राजेंद्र सिंह कुशवाहा है और मैं RGS में करीब 5 साल से जुड़ा हूँ, और पहले से 20 साल से जुड़ा हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में, लेकिन अभी 5 साल से RGS के में जुड़ा हूँ। तो अभी पिछले साल जब अगस्त का कार्यक्रम हुआ था, मेरे को दायित्व दिया गया कि मैं जो मंथली न्यूज लेटर है उसको ऑर्गेनाइज करूं। तो मैं अपनी माता रामरती देवी जो हैं स्वर्गीय, उनके नाम से मैं आयोजक के रूप में काम करता हूं, और करीब ये मेरे ख्याल लगातार अगस्त महीने से निकल रहा है। और हमारे माननीय सुरेश जी जो हैं, मैं ज़्यादा दिन से तो नहीं, मैं करीब जो है RGS के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ही अभी पिछले 2 कार्यक्रम में, माई होम इंडिया के कार्यक्रम में मिले थे 2 बार, एक बुक लंच में, अभी जो आपने वो किया है क्या कहते हैं, अभी जो वीर सावरकर जयंती मनाई उसमें भी था मैं, और आप वहाँ के संयोजक हैं, तो मैंने अच्छी तरह सुना है आपको। तो देखिए हमारे, लेकिन हम आपसे जब आए तब हमको मौका मिला, हम आपके प्लेटफॉर्म पर वहाँ गए, तो और आप हमारे जैसे अभी हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था 19 तारीख को, तो उसमें भी आप हमारे चीफ गेस्ट थे और आज भी हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो आपके बारे में तो पूरा पता ही है कि आप मास कम्युनिकेशन के और क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के वाइस चांसलर रहे हैं, अभी इस कंपनी के पद के आप डायरेक्टर हैं। तो ये बहुत सब, आप किताबें भी बहुत लिखते हैं, आपके बारे में पूरी कहानी मेरे को पता है, तो क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में अटेंड किया हूँ, और यहाँ तो आप हमारे RGS के प्रोग्राम में भी आते रहते बहुत सारे। और हमारे उदय मन्ना जी,
जो हमारे संयोजक हैं पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के, इनका तो लगातार मतलब कि मैं क्या बताऊं, ये हमेशा मतलब अपनी बातों को हम लोग के बीच में रखते थे फोन करके। कई बार मेरे को टाइम नहीं मिलता लेकिन बातें रखते रहते हैं। इन्होंने मेरे के अंदर वो डाला हुआ है, मतलब जैसे कहते हैं नशा डाल दी है आरजेएस में काम करने की। तो जो भी नशा मेरे को हो गया आरजेएस के लिए काम करने के लिए। तो जैसे मैं ये ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ हर महीने में एक, और हमारी माता रामरती देवी है, उनके नाम से मैंने गांव में पर्यटन स्थल बनाने के वो किया हुआ है, एक संकल्प लिया हुआ है कि जो जैसे पर्यटन स्थल जो हम फॉरेनर को भी पर्यटन स्थल गांव में लेके आएंगे, मेरा ये एम है। तो माता रामरती जी, और उसमें आरजीएस हमारा अच्छा योगदान कर रहा है। करीब साल 2 साल से तो हम माता रामरती देवी के नाम से ही पर्यटन स्थल के नाम पर ही कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई जो हैं माथुर जी, ये मतलब लगातार शुरू से 10 साल से ही, 10.5 साल हो गया हम लोग काम करते हैं, 11वें साल में प्रवेश कर गए। माथुर जी मतलब हमारे एडवाइजर हैं, एडवाइजर के रूप में भूमिका अदा की है। और उसके साथ हमारी मैडम जो है मिसेज मन्ना जी, ये मतलब पूरी व्यवस्था को देखती हैं, व्यवस्था पूरी देखती हैं और हर कार्यक्रम में इतना अच्छा व्यवस्था चलाती हैं, खान पान और सबको ये लगाना और सबका मतलब बड़ा अच्छा तरह से मैनेज करती हैं। इंटरनेशनल अभी हम लोगों ने मन्ना जी को भी संभाल दिया है। हाँ, मन्ना जी को। और सबसे बड़ी बात है ये टाइम देती हैं। आजकल जल्दी टाइम नहीं होता, लेडीज के फ्री टाइम नहीं होता, ये टाइम दे रही है, टाइम का बड़ा उपयोग है। जैसे आदमी है, देखिए हम थोड़ा सा कई जगह काम करते, कहते पैसा रुपए से ज्यादा बढ़ के सूचना है। सूचना जो है कैसे हम लोग बताए सूचना क्यों बढ़ी है पैसे रुपए से। जैसे मान लिए आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको सूचना में कल शेयर मार्केट जो है बढ़ने वाला है, आप खरीद लेंगे। तो सूचना इतना इम्पोर्टेंट, इतना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हैं, आप एक दिन में बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। सूचना सबसे बड़ी बात है आज, सूचना सबसे बड़ी बात है। तो सूचना के आधार पर हम लोग काम करते हैं। आज पत्रकारिता दिवस है, सूचना का ही एक रूप है जिसमें हम लोग सूचना। और देखिए आरजीएस को हम लोग को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करना चाहिए। मेहनत में हम लोगों ने लगातार काम भी किया। पीछे अभी हम लोग अपने इंडियंस जो हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में आए थे पीछे, और तो उन्होंने भी करीब 10 या 12 लोग थे और सबको सम्मान हम लोगों ने किया। और वो लोग को ऑर्गेनाइज भी किया प्रोग्राम को, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया थे, इंग्लैंड से थे, और मतलब ऐसा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और इसमें जो है कार्यक्रम में हम लोग को ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है। ऑर्गेनाइज करेंगे हर विषयों पर, जैसे इंडस्ट्री पर भी काम हुआ है। एक बार हमने ऑर्गेनाइज किया था नोएडा में, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आए थे, सर क्या डायरेक्टर यादव जी थे, नाम पूरा याद नहीं मेरे को। तो उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में पूरा बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, क्या है, सारा उन्होंने बताया था। तो हम लोग विभिन्न विषयों पर काम करते हैं, तो इसमें इंडस्ट्री भी हमारी और सारा मेरे सभी जो हमारे अतिथिगण हैं, जैसे हमारे मीडिया पर्सन प्रखर जी हैं, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से आए हैं, आप कल्चरल क्या आपका भी स्वागत है। सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो है मैं धन्यवाद देता हूँ आपके आने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। माता जी की स्मृति में ये कार्यक्रम 365वां हो रहा है। और ये न्यूज़ लेटर जो है आज प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी के हाथों जो है लोकार्पण होगा। इसका पीडीएफ सभी ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। आप देखेंगे इसमें कितने पेज हैं कविताओं के? 21 पेज हैं। 21 पेज कविताओं के हैं, यानी कि साहित्य की जो चीजें होती हैं, कवियों का हम लोगों से जुड़ी हुई कवित्रियां बहुत भारी संख्या में हैं। तो उनका जो है विचार जो है कविता के माध्यम से ये पूरे देश विदेश में पहुंचाने की कोशिश है एक। और हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आप देखिए आज का बैनर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये पीडीएफ जो है वो हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको शेयर कर देंगे। तो मैं चाहूँगा कि
सबसे पहले स्वागत किया जाए राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आप आए। दीप माथुर जी, लोग स्वागत करें। सबका मार्गदर्शन जो है वो निश्चित रूप से हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। तो अब ज़्यादा कुछ यही कहना है कि हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में शायद लोगों को लगता होगा, लेकिन हिंदी चैनलों ने जिस तरह से काम किया है, पत्रकारिता को आगे बढ़ाया है, उसके लिए तो हिंदी चैनल या आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी काफ़ी शुरुआत दौर में, जब उदंत मारतंड जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को जब शुरू किया था, तो कोई सोच नहीं सकता था, अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी का प्रभुत्व था, और ये भी था कि भारत में पत्रकारिता का जन्म सर बताएंगे कि अंग्रेजी पत्रकारिता से यहाँ पर प्रिंटेड जो समाचार पत्र शुरू हुआ, जेम्स अगस्त हिक्की साहब लेकर आए बंगाल हिक्की गजट, लेकिन उनको बंद करना पड़ा। अंग्रेज थे, व्यापार करने आए थे, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं लगी, तो पत्रकारिता तो वहीं पे है कि कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी का है भी बहुत नामी शेर है ना, कि तो शेर सुना दीजिए। नहीं, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े क्योंकि ज़्यादा सर से हम लोगों को सुनना है, बातें बहुत हैं। मैं केवल क्लू देना चाहूँगा कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गए और कैसे हिंदी को साहित्य के पितामह हो गए, और हरिश्चंद्र नाटक के माध्यम से हिंदी का ही प्रचार हुआ, और फिर और भी देखिए, फिर स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हिंदी भाषा या पत्रकारिता नहीं आती तो शायद गांव-गांव तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो उस समय क्या संघर्ष था, बहुत ज़्यादा संघर्ष। अंग्रेजों के समय आप समझिए कि विपरीत धारा में चलना, आज सकारात्मक पत्रकारिता भी विपरीत धारा में चल रही है। इसलिए इसका इतिहास, जिसने भी विपरीत धारा में चलने का प्रयास किया है, उसका इतिहास शुरू से ही बन के रहा है। महाराणा प्रताप पे हम लोग जयंती मनाते हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने संत हैं, आप ऐसा कोई भी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया उस संत का नाम लिखिए, उस महापुरुष का, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए, मखनलाल चतुर्वेदी लिखिए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया वो लिखिए, उनकी वीडियो आ जाएगी। हम लोगों ने लाइब्रेरी क्रिएट किया है, अब आरजेएस पीबीएच का स्टूडियो आ गया है। सर, हम लोग पत्रकारिता को जो है वर्ल्ड वाइड जो है, देखिए यूट्यूब है, लेकिन यूट्यूब पर हम लोग अगर काम करना शुरू करेंगे तो पूरे देश के जो लोग रिटायर्ड हैं, जिनके पास समय है लेकिन वो अनुभवों के खजाना है, अब उन अनुभवों का खजाना बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाशिए पे चले जाते हैं लोग। लेकिन उन लोगों को किस तरह से, देश और विदेश में हैं वो सारे हम लोगों के, बल्कि देश जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो है आरजेएस पीबीएच स्टूडियो, मुझे लगता है जून में, जो हम लोग डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग कहते हैं, अब 25 दिन हम लोगों ने मार्च में किया। कंटेंट, ये किताब अब अगली जो आएगी उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होंगे, ताकि नई पीढ़ी उसको पढ़ेगी तो वो चीजें, देखिए हिंदी का बाइलिंगुअल है, लेकिन हिंदी का सारे प्रोग्राम हिंदी में होते हैं, तो विदेश तक हम लोग हिंदी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से देश में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, जिस पर कि सर जो ओरिएंटेशन वर्कशॉप हुआ था पहला, उसमें भी सर मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शन दिए, और उस वीडियो को लोगों ने देखा, और लोगों ने बार बार देखा क्योंकि उनको पसंद आया। तो सर की बातें जो है ना हम लोगों को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि सर का एक, देखिए आज भी मुझे याद है, और मैंने सुना था, तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता जो है ना, वो शाश्वत सत्य और तथ्य और सत्य, ये सर का वर्ड्स था, हमारे पास पहुंच गया, हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो सकारात्मक पत्रकारिता पे लोग काम कर रहे हैं। आज देखिए नेगेटिव लोग जो हैं वो कितने जेल में भी जा रहे हैं, नेगेटिव पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो जेल में भी जा रहे हैं। लेकिन सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि सरकार की ही वो मंगलाचरण करने का, नहीं, तथ्य और सत्य आधारित हो, लेकिन उसमें जब एजेंडा घुस जाता है तो फिर वो पक्षीय पत्रकारिता हो जाती है। और सर का बराबर ये रहता है कि पक्षीय पत्रकारिता सही पत्रकारिता नहीं है और नुकसान करता है। वो टेलीविजन चैनलों पर भी उंगली उठा, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल है, एक साथ 50 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने कोरोना में, देखिए कोरोना में वो जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने, उससे क्या नुकसान हुआ? देश का नुकसान हुआ। तो सकारात्मक पत्रकारिता देश की उन्नति में, देश की शांति में, विश्व शांति में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। लेकिन करेगा कौन? सकारात्मक पत्रकारिता करेगा कौन?
तो कुछ लोग कर रहे हैं और आरजेएस उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और अगस्त में आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज इसको समर्थन करने के लिए इस मंच पर आ रहे हैं। तो अब ज़्यादा न बोलते हुए मैं सर से चाहूँगा और कि सर जो है हम लोगों को मार्गदर्शन दें कि यहाँ तक तो हम लोग आ गए। ये 2 सोवेनियर सकारात्मक, इसमें आप देखेंगे जय हिंद पहला निकला था वंदे मातरम, सकारात्मक सोच के साथ वंदे मातरम। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 21 जनवरी को ये लॉन्च हुआ, आप समझ गए, सकारात्मक सोच के साथ 2018। और ये भी सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत स्वतंत्रता दिवस पर ये निकाला गया था। उसके बाद आप देखिए अमृतकाल का सकारात्मक भारत, तो कम से कम कोई पीढ़ी पढ़ेगी तो ये सकारात्मक शब्द उसको जहन में जाएगा, क्या है सकारात्मक। और सारे किताब में सकारात्मक सकारात्मक हर किताबों में है ना। तो 4 किताबें आपकी आ गई हैं, 5वीं किताब अगस्त में आ जाएगी 2025 में, और वो हम लोग मंत्रालयों में राज्य और केंद्र सरकार को भेंट करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में, विधानसभा में ये हम लोगों का लक्ष्य है, जहाँ से नीति निर्माता होते हैं और सेक्रेटरीज जो होते हैं उन लोगों तक इसको हम लोग पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सर मैं चाहूँगा कि आपका उद्बोधन जो है यूट्यूब पे लाइव हो रहा है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे, और लोग जो है मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद उदय मन्ना जी। आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आदरणीय दीप माथुर जी। दीप माथुर जी के साथ बहुत पुराना संपर्क है। जब आप रिपोर्टिंग में पहले जाते हैं तो आपको मतलब आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल तो हो ही गए, तो आप जब आप रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आपको क्राइम बीट दिया जाता है और फिर म्यूनसिपैलिटी दी जाती है। तो उस वक्त जो है आपको हम कई बार, तब तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, लैंडलाइन में, आज भी याद है एमसीडी का वो नंबर होता था, छोटी सी डायरी दिल्ली सरकार की, और वो निकलती थी, उसमें जो है दिल्ली पुलिस की भी निकलती थी डायरी, और उसमें भी जो है एमसीडी PRO दीप माथुर, वो एक नंबर लैंडलाइन नंबर होता था, और उसमें हम फ़ोन करते थे कुछ एमसीडी के बारे में। ऐसे हमारे अग्रज दीप माथुर जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, सरिता जी, और यहाँ उपस्थित सभी आरजेएस पीबीएच मीडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सर्वप्रथम तो आप सभी का भारत के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर में आपका स्वागत है। आमतौर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस तरह के कार्यक्रम होते नहीं हैं, क्योंकि वो मीडिया से इसका बहुत ज़्यादा संबंध है नहीं, ये मुख्य रूप से सांस्कृतिक। और तो जब उदय मन्ना जी ने मुझसे कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम है, तो मैंने कहा कि देखिए बाकी वेन्यू तो हमारा 2 साल के लिए एडवांस में बुक्ड रहता है, मैं एक जगह आपको दे सकता हूँ, मेरा बोर्ड रूम दे सकता हूँ तो ये हमारा बोर्ड रूम है संस्थान का, तो हमारी बोर्ड मीटिंग्स होती है यहाँ। तो मैंने कहा कि आपका यहाँ स्वागत है, क्योंकि मेरे ही परिवार के लोग आएंगे यहाँ, तो आप सभी का स्वागत है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, और आज मुझे नहीं मालूम कि ये संयोगवश नहीं है, बल्कि इसको योजनाबद्ध तरीके से उदय जी ने रखा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस, आप सभी जैसे जानते हैं 1826 में कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है उदंत मार्तंड की शुरुआत की थी, और ज़्यादा वो चला नहीं, 1 वर्ष ही चला, लेकिन उनका जो ध्येय वाक्य था, जब आप उदंत मार्तंड, नारद जयंती के दिन शुरू किया था उन्होंने, उस वर्ष नारद जयंती उसी दिन पड़ा, और नारद जयंती के दिन शुरू किया, और उसका ध्येय वाक्य था, जो मैं समझता हूँ कि भारत की पत्रकारिता का ध्येय वाक्य हो गया है, वो था उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित हेत, यानी कि हिंदुस्तानियों के हित के लिए ये उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई। तो इस उद्देश्य के साथ जो है और मुझे याद है पिछले वर्ष जब मैं माखनलाल में कुलपति था, तो हमने जो मैंने नया परिसर बनाया, वहाँ एक सभागार का नाम जो है हमने उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के सामने नाम पर तो हमने कह दिया कि घोषणा कर दिया कि एक म्यूजियम बनाएंगे, एक जो है हम म्यूजियम जो है उसको हमने म्यूजियम नाम दिया, न्यूज़ का, तो म्यूजियम बनाएंगे, तो वो हम बनाएंगे, लेकिन हमने उदंत मार्तंड समाचार पत्र, क्योंकि वो प्रेरक है हमारे लिए, व्यक्ति तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उसके नाम पर हमने जो है उस समाचार पत्र के नाम पर हमने सभागार जो है यहाँ
वहाँ शुरुआत की। तो वो जैसे मैंने कहा कि संघर्ष का समय था, अंग्रेजी हुक्मरानों ने उसको चलने नहीं दिया। उसके बाद लगातार हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सबने जो है कहीं ना कहीं उनका अखबार से जुड़ाव रहा। मैं जल्दी से वो प्रोग्राम को बीच में छोड़कर ही आया। महर्षि अरविंद पर दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन में आज कार्यक्रम था, मैं वहीं से आया। और अगर वो ना होता तो थोड़ा और पहले हम इस कार्यक्रम को कर लेते। मैंने कह दिया कि वहाँ पहले ही कमिटमेंट दे चुका था। तो वहाँ भी हम यही बात कर रहे थे। महर्षि अरविंद ने भी वंदे मातरम के नाम से और आगे चल के धर्म के नाम से उन्होंने पत्रिकाएँ शुरू की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण था, राष्ट्र को जगाना, विदेशी बेड़ियों के बारे में उनको बताना, उनको जागृत करना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना। और लेकिन श्री अरविंद ने एक और बात कही, वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन की भी बात कही कि पत्रकारिता का अभिन्न अंग है कि हमारे सांस्कृतिक जड़ के बारे में, हमारे जो उसके बारे में हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे पाठकों को वो विस्मृत हो चुका था कि भारत मात्र एक भौगोलिक इसकी पहचान नहीं है, इसकी एक सांस्कृतिक पहचान है, इसका एक विरासत है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और पहली बार एक तरह से देखा जाए तो भारत माता की अवधारणा, जहाँ हम सब कुछ समर्पित भारत माता के नाम पर उन्होंने किया, ताकि हम जाति, भाषा और अन्य संकीर्ण और संकुचित सोच से ऊपर उठकर हम भारत के लिए हम लोग जो है मिलकर काम करें, ये प्रेरित करने का उनका प्रयास था। तो हिंदी पत्रकारिता को जो है बहुत लोगों ने, और जिस विश्वविद्यालय से मैं हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ, उस विश्वविद्यालय में भी जो है, जो नाम जिस मैं क्या कहूँ उनको हम लोग एक भारतीय आत्मा कहते हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने जिस तरीके से उनके विचारों ने, उन्होंने एक पुष्प की तक अभिलाषा हम सबको बताई कि उसकी भी अभिलाषा जो है किसी देवी देवता के चरणों पर पड़ना नहीं है, अपितु शहीदों के मार्ग पर नतमस्तक होना है, ये संदेश हम सबको दिया। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि का एक संदेश जो है उन्होंने हम सबको दिया। तो ये ध्येय वाक्य जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल का था, वो हमें सदा प्रेरित करती रही। आपने जो अकबर इलाहाबादी की बात कही कि जहाँ तोप मुकाबिल ना हो, वहाँ अखबार शुरू करने की जो उन्होंने बात कही, तो अखबार का नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कभी कहा था कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो कलम के ताकत के बारे में तो बता ही गया है। और मुझे खुशी है कि जब हम आज़ादी के बाद हमारा भले हमारा जो मॉडल है वो हमारा विदेशी मॉडल पर ही हमने अखबार चलाए, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में हैं जहाँ सरकारें हमारे द्वारा जो है चुनी जाती है, तो वे हमारे विरोधी नहीं है। अंग्रेजी हुक्मरान थे, वो विदेशी थे, उनका हमारे संस्कृति या हमारे देश के संवेदना से कुछ लेना देना नहीं था। जबकि जो अपनी जो सरकार है, जिसको लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने चयन किया है, तो उसके प्रति मीडिया का क्या रुख होना चाहिए? क्या एक विरोध का भाव होना चाहिए या सुधार का भाव होना चाहिए कि जहाँ कोई कमी है उसको उजागर करने की आवश्यकता है, कमियों को उजागर करना है, लेकिन उसका उद्देश्य आलोचना करना या सत्ता परिवर्तन करना या सरकार को पलटना नहीं है, अपितु अगर कोई कमी है तो उसको सुधारना, उसको कैसे, चाहे वो या मिड डे मील स्कीम हो या स्वच्छ भारत अभियान हो या हम लोग अब जो हर जगह टॉयलेट्स बना रहे हैं, तो अगर कोई कमी है, कमी हो सकती है, क्यों नहीं, भ्रष्टाचार एक हकीकत है, अनियमितताएं हकीकत है, तो वो सरकार के सामने लाना, लेकिन उसका उद्देश्य सरकार को नीचा दिखाना नहीं है कि आप भ्रष्ट हैं, ये कहना नहीं है। सरकार में भी हम ये मान के चलते हैं कि जो उच्च पदों पर है उनकी नीयत बहुत साफ है, वो अच्छा काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं, ये संभावना है। तो उनका ध्यान आकर्षित करना कि देखिए
ये कमियां हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसे बिल्कुल मैं उदय जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि उसका उद्देश्य कहीं भी सरकार का जो है चरण वंदना करना, सरकार का चालीसा पढ़ना, ये पत्रकारिता का नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का उद्देश्य निश्चित ही जहाँ कमियां हैं उसको उजागर करना है, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उसका प्रशंसा करना भी है ताकि वो समाज को प्रेरित करे, ये भी उतना ही आवश्यक है। हम क्या करते हैं, ये हमारे समाज में एक कमी है कि हम कमियां तो ढूंढते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा हो तो कहते हैं कि अरे वो तो अच्छा, तो उसको करना ही था। अरे भाई, जब चारों तरफ बुराई हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम ये कहकर टाल देते हैं कि अच्छा कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, उसको तो करना ही था। नहीं, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको समाज द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के मन में भी ये आए इच्छा कि मैं भी सम्मानित हूँ समाज से। तो इसलिए जब हम पत्रकारों को हो या किसी को हम पुरस्कृत करते हैं, और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उदय मन्ना जी को, मैं कई बार कहता हूँ कि ही इज़ ए वन मैन आर्मी। तो उन्होंने किस तरीके से अपने टीम के साथ मिलकर न सिर्फ पुस्तकें निकालना, न सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से, न सिर्फ लगातार वेबिनार करना, अपितु पत्रकारों को जो सकारात्मक संदेश को प्रेषित करते हैं उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना, यात्राएं भी करना, हाँ, तो इस तरीके से वो भी काम किया है। मुझे याद है कि आपने जब पिछली बार एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में जब ये कार्यक्रम हुआ तो आपने मुझसे भी नाम लिया, और मैंने कहा उस वक्त जब मैं दूरदर्शन का संपादक हुआ करता था तब मैंने कार्यक्रम शुरू किया था, गुड न्यूज़ इंडिया मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो उस वक्त जो एंकर थी वो आज भी उसी प्रोग्राम की एंकर है, शहला निगार। तो वो नहीं, ये 2014-15 उसकी बात है। तो तब हमने ये गुड न्यूज़ इंडिया शुरू किया था, तो लगभग 8-9 साल हो गए, तब हमने शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने जो जिसकी तारीफ भी की जिस कार्यक्रम का, और लगभग आप समझ के देखिए कि कम से कम 2 दर्जन लोग जिनके बारे में गुड न्यूज़ इंडिया में दिखाया गया उनको बाद में पद्मश्री मिला। तो ये गुड न्यूज़ इंडिया का, और गुड न्यूज़ इंडिया ने कभी भी जो है सरकार की तारीफ में कसीदे नहीं पड़े। गुड न्यूज़ इंडिया प्रोग्राम हमेशा व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा जो सकारात्मक काम किया जा रहा है उस पर फोकस किया है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, वनवासी क्षेत्रों में हो, कि किस तरह एक व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकता है, संस्थाएं समाज में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, उसको सुबह आता है। तो जी, इंद्रधनुष कार्यक्रम भी आप बता रहे थे, इंद्रधनुष कार्यक्रम। हाँ, वो मैंने शुरू किया था। ये तो मतलब जब मैं जी न्यूज़ में था तो मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था इंद्रधनुष के नाम से। तो मुझे अभी भी याद है जब गुड न्यूज़ इंडिया शुरू किया तो कुछ पत्रकार जो सरकार के थोड़े आलोचनात्मक पत्रकारों में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि सुरेश जी एक बात बताइए, आप सकारात्मक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, गुड न्यूज़ इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या आप इस सरकार के आने के बाद ही आप गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं या इससे पहले भी करते थे? तो मैंने फिर उनको इंद्रधनुष का जो है लिंक मैंने उनको भेजा, और मैंने कहा कि नहीं, जब दूसरे पार्टी भी सरकार में थी, वो भी हमारी ही सरकार थी, भारत की ही सरकार थी, भारत के लोगों ने ही उसको भी चुना था, तो मैंने कह दिया तब भी मैंने जो है, क्योंकि हमारा फोकस कभी जो है किसी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ना नहीं था। IIM में भी कुछ आपने इनिशिएट लिए थे, उर्दू, हाँ, मतलब हमने तो खैर मराठी, मलयालम भाषाएं शुरू की थी, उर्दू को हमने अपग्रेड किया था। तो हमारा उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हम सकारात्मकता समाज में, तो आपने जो बात कही, हमने 2-3 चीज़ों पर हमने जोर दिया कि एक सत्य, कई बार कहते हैं क्योंकि सच दिखाते हैं इस तरह के, लेकिन वो सच कौन सा सच, क्या वो सच समाज हित में है, क्या वो सच राष्ट्र हित में है, वो भी सकारात्मकता का हिस्सा है। मुझे अभी भी याद है एक चैनल जो कहता था, अब तो चैनल में बदलाव काफ़ी आ गया है, लेकिन वो चैनल क्योंकि सच दिखाते हैं हम कहता था, वो चैनल ने आज 1995-96 में उसी दौरान कश्मीर में चुनाव हुआ था, और हमेशा की तरह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो है बहिष्कार का आह्वान दिया था,
और जब बहिष्कार का आह्वान किया तो जाहिर है कि लोग बाहर नहीं आए बहुत जगह, लेकिन उस चैनल ने डाउनटाउन कश्मीर में, श्रीनगर में, उन्हीं बूथ्स पर अपना कैमरा फोकस किया जहां लोग बिल्कुल नहीं आए थे और कहा कि देखिए आह्वान कितना सफल हो गया, कोई भी वोट करने नहीं आया। जबकि एक और चैनल था, उस चैनल ने दूसरे क्षेत्रों में गए वो, और वहां लोग जो पंक्तियों में कतार में खड़े हुए हैं उनको दिखाया, और एंकर ने रिपोर्टर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि थोड़े कम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो कह दिया देखिए सर्दी का मौसम है, कश्मीर में धूप निकलने में टाइम लगता है, लोग अभी आ ही रहे होंगे। तो मैंने उस चैनल के संपादक को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि ये बताइए, ये चैनल तो ये दिखा रहा है कि कोई नहीं आ रहा है, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ और आ रहे हैं मतदान देने के लिए, तो आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं और वो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। कहते कि सर उनका तो पता नहीं, हमें हमारे बॉस ने ये कहा है कि कौन सी पार्टी जीते, एनसी जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, पीडीपी जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, इससे हमें मतलब नहीं, भारत का लोकतंत्र जीतना चाहिए, भारत को जीतना चाहिए। मैं समझता हूं ये सकारात्मकता है। सकारात्मकता ये है कि लोकतंत्र का विजय हो, लोकतंत्र को कैसे सफल बनाए, ये भी सकारात्मकता। सकारात्मकता सिर्फ तारीफ में करना नहीं आता, सकारात्मकता एक मनस्थिति है कि आप कौन से पहलू को दिखाते हैं, आप जीवन के किस पहलू को, हर जगह विकास का भी काम होते हैं तो समस्याएं आती है तो हम उसको भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें भी सकारात्मक पहलू हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो काम आरजेएस पीबीएच मीडिया में ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कार्यशाला है, और क्योंकि मैं शुरुआत से काफ़ी समय से मैं उदय मन्ना जी के साथ से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ कि हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर सकारात्मकता को लेकर, बाद में सकारात्मक सोमवार शुरू हुआ दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में, बाद में गुड न्यूज़ टुडे बोल के एक चैनल गुड न्यूज़ मतलब इंडिया टुडे ने शुरू किया। तो विदेशों में भी इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है सॉल्यूशंस जर्नलिज्म या पॉजिटिव जर्नलिज्म। और सॉल्यूशंस जर्नलिज्म का उद्देश्य यह है कि हमारा समस्या केंद्रित पत्रकारिता ना होकर हमारा समाधान परख पत्रकारिता हो। समस्याओं को हम दिखाते हैं लेकिन उसके जगह समस्या जरूर है, लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर भी विमर्श होना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए कि समस्या तो है, समस्या हम पिछले जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर समस्या की तो बात कर रहे हैं, गुर्बत है, जहालत है, ये सब बातें हम कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है। समाधान में जो लोग हैं उनसे बात करनी है, जो भी नीति निर्धारक हैं उनसे बात करनी है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। समस्या बार बार दिखाने से, अब बारिश हो रही है, अब हर चैनल यही दिखाएगा कि नाले भरे हुए हैं, सरकार का फेलियर है, विफलता है, ये सब बारिश के मौसम में ही क्यों याद आता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं साल भर जब बारिश नहीं हो रही है, सर्दियों से ही, आपको पता है जून जुलाई में ये शुरू होगा, तो हम क्या जनवरी से क्यों नहीं ये मुहिम मीडिया में चला सकते हैं कि भाई हमारे नालों पर आप क्या काम कर रहे हैं, और हम उनको मजबूर करें कि बारिश का मौसम या प्री मानसून शुरू होने से पहले ही नालों की सफाई हो और कूड़ा करकट जो जमा है उसको हटाया जाए, ताकि जो है बारिश की पानी की वजह से जल भराव ना हो। इसके लिए हम लोग पहले से ही काम करें, ये भी तो सकारात्मकता है। लेकिन आप इंतजार करेंगे कि शहर डूबे और उसके बाद आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, आप कहेंगे कि आपने ये काम नहीं किया। अरे आप प्रेरित भी तो कर सकते थे, आप भी तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कहिए कि क्यों नहीं हो रहा है काम, मार्च हो गया है, जून में बारिश आएगी, आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। ये भी तो एक मुहिम का हिस्सा होना चाहिए। क्या इस तरह के मुहिम सिर्फ तभी होना चाहिए। अभी चुनाव के समय में खूब जमुना जी के बारे में सुना, अब सब शांत हो गए। क्यों नहीं, क्यों शांत हो गए, क्यों नहीं जमुना जी के बारे में कि जमुना जी में क्या काम हो रहा है। आप सरकार को प्रोत्साहित करिए, सरकार को चेताइए, आप सरकार को कहिए कि आपने तो बड़े वायदे किए थे कि आप जमुना जी पर काम करेंगे, क्यों नहीं काम हो रहा है। ये भी तो सकारात्मकता है। तो आप इस पर काम करिए हैं। तो ये इस तरीके से अगर
साबरमती में आपका रिवर फ्रंट बन सकता है, लखनऊ में गोमती जी पर बन सकता है, तो क्यों नहीं हम जमुना जी पर जो है हम रिवर फ्रंट बना सकते हैं। क्या राष्ट्र की राजधानी में एक रिवर फ्रंट बनाना इतना कठिन काम है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो इस पर क्यों नहीं? तो मैं तो ये कहूँगा कि एक मॉडल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में पीजेएस आरजेएस पीबीएच मीडिया को कोई एक मुहिम अपने हाथ में उठाना होगा और अपने माध्यम से अपने से जुड़े समाचार पत्रों का एक नेटवर्क अपने पास होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, पुस्तकें निकाल रहे हैं, पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मीडिया का भी एक नेटवर्क होना चाहिए जो न सिर्फ प्रचार प्रसार हमारे जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उसका प्रचार प्रसार करें, अपितु हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसके माध्यम से हम सकारात्मकता के कई उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको हम प्रेरित कर सकते हैं, हम मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि किस तरीके से सकारात्मकता हमको लाना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होना चाहिए, जहां हम कार्यकर्ताओं को तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो मीडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए हम कार्यशालाओं का आयोजन करें। उनको एक हमारा जो मीडिया जो आरजेएस मीडिया है, हम स्वयं जो है एक मीडिया का कुछ एक मुहिम को हम लें और हम कहें कि हम इस पर काम करेंगे और देखिए इस तरीके से होता है सकारात्मकता। तो ये चाहे वो जमुना जी को लेकर हो, दिल्ली में अगर हम ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे हैं तो दिल्ली में हम इस तरीके का आयोजन कर सकते हैं, या अब बारिश का मौसम आ रहा है तो उसको लेकर हो सकता है कुछ हम एक उदाहरण बने कि भाई ये होता है पत्रकारिता, इस पर करना चाहिए। पहले होता था कैंपेन जर्नलिज्म होता था, क्रूसेड्स होते थे, लेकिन अब लगभग सभी बंद हो गए। एक समय था जब लगातार मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, कि तिहाड़ को सुधारने को लेकर इतनी कैंपेन चलते थे समाचार पत्रों में। उसका नतीजा हो गया है कि आज हम तिहाड़ को जेल नहीं आश्रम कहते हैं। तो जबकि सबसे बदनाम जेल था वो पूरे विश्व में, एशिया का सबसे बड़ा तिहाड़ जेल, वो उसमें परिवर्तन आ गया। किरण बेदी जी जैसे लोगों ने जरूर भूमिका निभाई, लेकिन वो एक आंदोलन भी था पत्रकारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, जहां उसके अंदर जो गलत काम हो रहे हैं उन सबको उजागर किया गया। अश्विनी सरीन जैसे पत्रकारों ने इंडियन एक्सप्रेस में खुद जेल में अपराधी बनकर गए, उन्होंने किसी केस में अपने आप को फंसाया और अंदर जाके वहां के सारे चीजों को देखा और रिपोर्ट किया, और वो एक लेजेंड बन गए कि आज हम पूरे देश में उसको एक उदाहरण के रूप में, कि ऐसा भी कभी होता था कि पत्रकारिता ये भी होता था कि जब पत्रकार अपने आप को जेल में डलवा देता था सिर्फ जेल के हालात के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए। एक ऐसी पत्रकारिता भी इस देश में, कोई ये आज़ादी के पहले की बात नहीं है, वीर सावरकर की कहानी नहीं है सेलुलर जेल में जो होता था। ये है आज के पत्रकारिता के बारे में, आज़ादी के बाद भारत के पत्रकारिता के बारे में। वो भी सकारात्मकता है कि हम जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको सकारात्मक दृष्टि से हम देखें कि बदलाव की जरूरत है। देखिए ये गलत चीजें हो रही है, इसको बताना भी सकारात्मकता है। मैं समझता हूं कि आप इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें और गुंजाइश है काम करने की, और मैं जानता हूं कि अकेले आप नहीं कर सकते, इसमें और शक्ति की जरूरत है, और श्रमदान की आवश्यकता है, और धनदान की आवश्यकता है। ये अकेले काम नहीं है, लेकिन आपको और लोगों को, नेटवर्क्स को जोड़ना होगा, पत्रकारी संगठनों को जोड़ना होगा, और आपके पास एक संपर्क की टीम होनी चाहिए, एक संपर्क टोली होनी चाहिए जो समाचार पत्रों के, टेलीविजन चैनल्स के संपादकों को मिले, उनसे इस बात पर जोर दें कि हम चाहते हैं कि आप रीडर्स क्लब बनाएं। जो समाचार पत्रों के जो रीडर्स क्लब हैं, उस रीडर्स क्लब की तरफ से सिर्फ आरजेएस पीबीएच मीडिया के, क्योंकि जब आप आंदोलन का रूप लेते हैं तो आप संगठन से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे 100 जगह रीडर्स क्लब अपने समाचार पत्रों को चिट्ठियां लिखने लगेंगे कि आप सकारात्मक समाचार दीजिए, तो वो समझ जाएंगे कि हमारा रीडर चाहता क्या है। आखिर वो रीडर के मन मर्जी के खिलाफ नहीं दे जा सकता आज के तारीख में। तो इसलिए, क्योंकि उसको टीआरपी की जरूरत है, उसको रीडरशिप की जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि हमें एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप का भूमिका में हमको आना पड़ेगा,
जो प्रेशर ग्रुप्स हम लोग कहते हैं, हम जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें प्रेशर ग्रुप्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक प्रेशर ग्रुप बनना पड़ेगा पॉजिटिव मीडिया के लिए, तभी हम जाके जो है एक सकारात्मक और ठोस परिवर्तन हम लोग ला पाएंगे। लेकिन मुहिम की शुरुआत बहुत आवश्यक है, एक मन बनाना बहुत आवश्यक है, और धीरे धीरे जो है हमारे जैसे हजारों सिपाही पूरे, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है उदय जी, ये हमारे आपके बाद भी चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि ये एक आंदोलन का स्वरूप लेना चाहिए, जब व्यक्तियों से जुड़ा ना होकर ये एक आंदोलन बने। जब ये आंदोलन बन जाएगा तब फिर वो व्यक्ति से ऊपर हो जाता है। व्यक्ति रहे ना रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आंदोलन जो है वो जीवित रहे, वो बहुत जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि युवाओं के ऊपर बिल्कुल बहुत ज्यादा, तो ताकि ये मशाल आगे एक रिले रेस की तरह इसको देश भर में, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोग इसको ले जाएं। आरजेएस के पीबीएच की तरह 100 कार्यक्रम और पूरे देश में हो। सिर्फ हम ही ने इसका जो है ये नहीं ले रखा है, इसका ये सबके लिए जरूरी है, सिर्फ उदय मन्ना जी के लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी है। उदय मन्ना जी एक नर्व सेंटर बन सकते हैं, आपके यहाँ से इस विषयों का प्रतिपादन हो सकता है, लेकिन आगे इसको जो है इसका फैलाव होना चाहिए। इसका मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक ऐसा आंदोलन है यहाँ जिसमें भी मैंने जैसे कहा कि यथासंभव जो भी सहयोग होगा वो व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर भी, अपने नेटवर्क के माध्यम से भी, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के कनेक्ट के माध्यम से भी मैं जो हूँ, जो भी यथासंभव इसमें सहयोग होगा वो मैं आश्वासन दे सकता हूँ। और आप सबको शुभकामनाएं। आपने जो है समय निकाल कर, हाँ, सबसे पहले तो एक धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। छोटा सा सवाल जो मैं ही शुरुआत करता हूँ कि सरकार भी बात मानती है जनता की, लेकिन अगर सही तरीके से, जैसे कि तथ्य और सत्य आधारित कोई बात आप कहते हैं, तो हर सरकार और फिर न्यायालय है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजा राम मोहन राय, वो भी हिंदी पत्रकारिता के पुनर्जागरण के बड़े पुरोधा रहे हैं, बंगाल से, तो कोलकाता है, वहाँ से उदंत मार्तंड भी शुरू हुआ। आप देखिए कोलकाता जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, मतलब जो बीजारोपण है वो कहीं से भी शुरू हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आज जो मार्गदर्शन मिला है और जो आरजेएस पीबीएच परिवार और जिसमें मीडिया के लोग हैं और प्रखर वार्ष्णेय जी पूरी टीम हैंडल करते हैं, और अगस्त का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है, वो पूरी मीडिया की सेटिंग वगैरह वही इंचार्ज हैं आंदोलन के। तो सर, राजा राम मोहन राय जी में ऐसी क्या खास बात थी कि विलियम बेंटिक जो उस समय के थे, उनको उन्होंने कन्विंस कर दिया, और सती प्रथा जिसमें कि कई महिलाओं, आप समझ रहे हैं कि जिंदा जला दी जाती थी, इतना कुरीति इतनी भयानक थी और इस तरह से हो जाता था। सर, उन्होंने ऐसा क्या जादू किया, और पत्रकारिता वो करते थे, तो उनमें क्या ऐसी चीज थी जो उन्होंने सरकार को कन्विंस कर दिया। आज भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता से कुछ ऐसा चीजें जो आप कह रहे हैं कि एजेंडा बनाकर जो है हम लोग आगे ले जा सकते हैं, थोड़ा सा वो हम लोग लगता है कि वो जानना नहीं, बिल्कुल उदय जी, कहीं पर्सनल उनके साथ भी कोई घटना हुई थी क्या? नहीं, देखिए, पर्सनल जो घटना हुई थी वो तो अपनी जगह, उन्होंने स्वयं जो विवाह किया वो ऐसे ही किया, उन्होंने विधवा जो है हाँ किया था, उनके परिवार लेकिन में भी उनके परिवार में भी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो राजा राम मोहन रॉय ने जो किया, सती प्रथा के बारे में हो या महिला शिक्षा के बारे में हो, उनका जो विषय है उसका एक तो व्यक्तिगत उनका एक पैशन था। और देखिए, इस बात को भी हम माने कि उस वक्त कुछ ऐसे अंग्रेज अफसर भी हुआ करते थे जो जरूर इस बात को चाहते थे कि कुछ कुरीतियां, हम उनके बहुत लाख बुराइयां कई विषयों को लेकर, जिस तरीके से भारतीयों को उन्होंने प्रताड़ित किया, गुलाम बनाया, वो अपनी जगह बहुत गलत भी थी। लेकिन कुछ जो अच्छे अधिकारी भी उनमें भी हुआ करते थे जो चाहते थे कि सहयोग देना चाहते थे, लेकिन जब तक वो समाज से नहीं आएगा, हमारे अपने समाज से नहीं आएगा, तब तक जो है कोई भी उसको करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जिस समाज में बदलाव चाहते हैं उस समाज को आगे आना पड़ेगा, उसमें हमें लोगों को जी जी
तो इसलिए जो है उनको, उस समाज को हमें तैयार करना होगा। इसलिए अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ मैंने कहा कि दिल्ली में उसके बाद भी ऐसे कई जो तिहाड़ में जो परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे ऐसे कई चीज़ों को लेकर परिवर्तन हुआ है, कई कानून बदले हैं इस देश में। अब आप देखेंगे कि जो निर्भया की जो घटना हुई, उसके बाद जो कानून बदला गया, इस सबके पीछे जो है जन आंदोलन ही था। जन आंदोलन के चलते ही हुआ, लोकपाल का आंदोलन जो बना, जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक लोकतंत्र में सरकारें संवेदनशील तो होती हैं जब उनको पता चलेगा कि जनता इसे चाहती है, और जनता जब सड़क पे आ गई है तो जनता जो है उसको लेकर सरकारें जरूर कार्रवाई करती हैं। लेकिन हम कितने कन्विंस्ड है, ये जरूरी है कि हम जब खुद कन्विंस्ड नहीं हैं, हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक चीज है। राजा राम मोहन रॉय स्वयं कन्विंस्ड थे कि वो जो कर रहे हैं ये बहुत आवश्यक है, ये बदलाव जरूरी है, लेकिन हम खुद संशय में हैं तो हम दूसरे को कभी कन्विंस नहीं कर सकते। इसलिए कन्विक्शन बहुत जरूरी है। हम जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी जो कार्यकर्ता है हमारे साथ जुड़े हुए, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि ये जो समाचार है इसको सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, तभी समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जब तक आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प नहीं है, विश्वास नहीं है इस पर, तब तक आप नहीं ये कर सकते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि आप कई बार कई जगह कई मंचों में कई बातें करते हैं, वो हमारे मन में जो है बैठ जाता है? तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैं वो स्वयं अपने हृदय से बोलता हूँ। मेरे मुंह से कभी भी ऐसी बात जिस पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, वो बात मैं मुंह से नहीं निकालता हूँ। मैं वही बात करता हूँ जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए जब आप विश्वास के साथ बात को रखोगे, तो राजा राम मोहन रॉय की बात को भी इसलिए माना गया क्योंकि वो विश्वास के साथ बात को रखते थे। वो उस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो जब देखिए, बाहर से कोई भी सरकार हो, वो परिवर्तन तभी लाएगी जब उसको पता चलेगा कि वो समाज के अंदर इसको लेकर चिंता है। अगर सरकार ने ट्रिपल तलाक को लेकर अगर एक निर्णय लिया, उसके पीछे ये था कि एक बहुत बड़ा तबका उस समाज की महिलाएं इससे प्रताड़ित थी। उनको लगता था कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और उस तबके के भरोसे जो है ये निर्णय लिया गया कि ऐसे एक कानून की जरूरत है। तो समाज में भरोसा लाना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, ताकि उसको छोड़ देंगे बीच में तो फिर वो, मैं पत्रकारों से चाहूंगा, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के पत्रकारों से दो सवाल आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि यमुना रिवर फ्रंट को लेकर अगर हम लोग मुहिम छेड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मुहिम छेड़ते हैं तो हम पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुहिम छेड़ना कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ जाएगा कि हम सरकार के खिलाफ जाकर कुछ एक मुहिम छेड़ रहे हैं। तो इस पर आप कैसे विचार करेंगे? ये पॉजिटिव मीडिया है या नेगेटिव? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्योंकि जिस दिन आप कहेंगे कि जमुना का जो प्रदूषण है वो फलान नेता के वजह से है, फलान पार्टी के वजह से है, तब आप राजनीतिक हो रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के जनता होने के नाते, दिल्ली का एक बाशिंदा होने के नाते मैं एक स्वच्छ नदी चाहता हूं, इसको कृपया साफ करिए। जब आपका ये डिपेंड करता है कि आपकी भाषा क्या है, आपके नारे क्या हैं। अगर आपके नारे सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आप नारे लगवाते हैं, फिर वो आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया। लेकिन जब आप कहेंगे कि जमुना साफ रखें, और आप सबसे कह रहे हैं, आप इवन दिल्ली के जनता से कह रहे हैं कि आप इसमें कृपया कूड़ा मत फेंके, आप उद्योग जगत के लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज इसमें एफ्लुएंट्स मत डालिए, केमिकल्स मत डालिए, आप सिर्फ सरकार के पास ही नहीं जा रहे हैं। जब आप इसको आंदोलन की, आज दिक्कत क्या हो रही है कि हम सिर्फ 4 लोग वहां खड़े हो जाते हैं जमुना साफ चाहिए, नहीं, हमने क्या यहाँ के जो अपस्ट्रीम में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग अपने एफ्लुएंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्या हम उनके पास गए? क्या हमने उनको संपर्क किया? क्या हमने उनसे कहा? हमने उनको मजबूर किया, स्थानीय लोगों ने मजबूर किया कि आप हमारा पानी खराब कर रहे हैं, आप ये मत डालिए, आप यहाँ से दूसरा प्लांट्स लगाइए जो पानी को जो है साफ करके जो है जमुना जी में डालें। ये नहीं कि आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट सारा केमिकल आप नदी में डाल रहे हैं, उसको आप पूरी तरीके से रिसाइकिल करके, आप उसको प्रॉपर ये करके ट्रीट करके आप वापस पानी में डालिए, तब देखिए
तो मैंने कहा ना कि आप क्या एंगल देते हैं। एक समाचार ही जब आप लिखते हैं उसके कई एंगल से जब हम पत्रकार होते हैं तो हम उसे एंगल दे सकते हैं। उसी समाचार को हम नकारात्मक तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, सकारात्मक तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक मीडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारी इच्छा किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, हमारा मंशा, हमारी नीयत जमुना जी को साफ करना है। वहीं पर समाधान परक पत्रकारिता, समाधान मतलब समाधान इधर से ही पत्रकारों का जो है प्लीज, या खुशबू जी आपसे। सर मेरा बस सवाल ये है कि जैसे आजकल न्यूज वगैरह में और यूट्यूब जितने भी चैनल्स हैं और ज्यादातर जो टीवी चैनल्स की बात होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये सारे एंटी कांग्रेस के लिए, एंटी बीजेपी, इन सबको लेकर बोला जाता है कि ये पत्रकार इसके बिहावा तो मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, ये एंटी टीवी मतलब एंटी टीवी वाले बताते नहीं बोलते कि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं और बाकी सारे चैनल अब तो बदल गया। हाँ वो मोदी। तो सर मेरा ये मानना है कि हम लोग जैसे इस फील्ड में है या जो हमसे आने वाले भी जो लोग हैं तो वो कैसे मतलब इन चीज को मतलब डिफरेंस कर पाएंगे कि ये एक्चुअल में चीजें वो पत्रकार ही है या फिर वो एक्चुअल उनको पैसे मिलते हैं चीज बोलने के लिए। मेरा ये आपसे देखिए पैसे वैसे तो नहीं मिलते, मैं तो इससे हाँ मुझे उनको प्रमोट किया जाता है किसी चीज को बोलने नहीं। के लिए देखिए ये एक सच्चाई है आज की कि आज जो है आज कई चैनल्स को इंडस्ट्रियल हाउसेस चला रहे हैं, उसमें पत्रकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। तो एडिटोरियल पॉलिसी तय किया जाता है, जो भी मीडिया हाउस है उसके द्वारा, मालिकों द्वारा तय किया जाता है। वो कहते हैं इस लाइन को लेना है, और ये कोई नई बात नहीं है, एडिटोरियल लाइन पहले भी चलती रही है, उसको एडिटोरियल लाइन कहा जाता है। हिंदू का ये पॉलिटिकल लाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, इंडियन एक्सप्रेस का ये है, ये सभी को पहले से ही पता। आज क्योंकि वो टेलीविजन में दिखाई देता है तो थोड़ा ज़्यादा प्रखर और मुखर होकर हमको दिखाई देता है, लेकिन जब वो प्रिंट में था, प्रिंट में आज से भी दशकों से हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, दीप जी भी देख रहे हैं, हर मीडिया का एक अपना माना जाता था कि भाई ये तो प्रो है, ये थोड़ा एंटी है, ये थोड़ा न्यूट्रल है, ये हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कभी हो रहा है, और जाहिर है होगा भी, क्योंकि ये जो अखबार चलाने वाले हैं इनके भी अपने राजनीतिक आइडियोलॉजिकल, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ जो है सन टीवी डीएमके वाले चलाते हैं, जया टीवी जो है एडीएमके वाले चलाते हैं, केरल में जो है कैरली चैनल जो है सीपीएम चलाती है, जय हिंद चैनल कांग्रेस चलाती है, वहाँ तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी चैनल चलाते हैं। तो उसके तुलना में तो उत्तर भारत में जो है वैसा नहीं है, उससे बेहतर स्थिति है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो तो अपनी बात को, और लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये चैनल कौन सा, जी देखने वाले को पता है कि भाई जी का क्या लाइन है ना। एनडीटीवी देखा रवीश का क्या लाइन है, रवीश को देखने वालों को पता है ना। ध्रुव राठी को देखने वालों को पता है उनका लाइन क्या है ना, बिल्कुल पता है। सुधीर चौधरी का लाइन क्या है ये भी पता है, पलकी शर्मा का भी लाइन क्या है, आप 2 बार सुन लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग किसी गलतफहमी के शिकार हैं, वो हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरा ये मानना है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका तारीफ करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ आरोप, लेकिन हाँ अगर आप बुरे काम को भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वहां आप अपने दर्शकों के साथ, पाठकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, अगर सही हो रहा है तो सही हो रहा है। तो अंग्रेजी में कहते हैं टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। तो वो जो है वो एक एटीट्यूड होना चाहिए। दिक्कत वहीं आती है कि जब गलत को सही कहा जाता है और मतलब कुछ लोग सही को गलत कहते हैं, दिक्कत ये है। तो इसलिए मैंने हमेशा, जिसका उदय जी ने जिक्र किया, कि सत्य जो है वो एक परिप्रेक्ष्य है। ट्रुथ इज ए पर्सपेक्टिव, है ना। पर्सपेक्टिव क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आप देखेंगे कि एक भूखा बच्चा है, लाचार बच्चा है, उसको भूख बहुत लगी है, वो ब्रेड के दुकान के बाहर जाता है और बंद वहां से चुपचाप यूं उठाता है और भाग जाता है। उसके लिए सत्य क्या है, उसकी भूख के वजह से वो चल नहीं पा रहा है, उसे कुछ ना कुछ खाना है। पैसे है नहीं है, नैतिकता, ये सब उसके लिए मायना नहीं रखता, उसको भूख लगी है उस वक्त और उसको कुछ खाना है ना। मेरे कभी कभी मित्र दिन भर काम करके बहुत परेशान हो, जल्दी से यार जल्दी से चाय पिलाओ और कुछ बिस्कुट खिलाओ, बहुत भूख लगी है, आज टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का। भूख ऐसी चीज है, वो भूख है। उसके लिए सत्य क्या है, भूख। जो दुकानदार बैठा हुआ है उसका भी एक परिवार है,
वो भी दिन रात बैठ के जो है अपना दुकान चला रहा है और दुकान में जो शाम को कमाई होगी वो अपने घर ले जाएगा। उसके लिए वो चोरी है, वो उसका सत्य है। इसलिए हम कहते हैं कि सत्य नहीं, सत्य तो पर्सपेक्टिव है। आपके नजर में एक सत्य हो सकता है, दूसरे के नजर में वही चीज दूसरा सत्य हो सकता है। जरूरी है तथ्य। तो इसलिए हम सत्य के आधार पर नहीं, तथ्यात्मक पत्रकारिता की बात। आप तथ्य बोलो ना भाई, आप फैक्ट बोलो। आप हमें व्यू पॉइंट मत दो, आप हमें फैक्ट बोलो। हुआ फैक्ट क्या हुआ? फैक्ट क्या होगा? एक बच्चा भूखा था, उसने आके सामान लेके उठा के भागा। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। तो इसका पक्ष भी है, उसका पक्ष भी है। दैट इज फैक्ट। हमको फैक्चुअल रिपोर्टिंग में वापस जाना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं, फैक्टिविस्ट बनना है। फैक्टिविज्म की बात करता हूं मैं, एक्टिविज्म की। पत्रकारिता में फैक्टिविज्म की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मैंने एक जवाब देने का प्रयास किया है। जी जी, एक मिनट जी। एक सवाल और था सर, जैसे आजकल की जिंदगी में मैंने जेके में काम किया हुआ था, तो जेके और सहारा में, तो हम लोगों को एजेंडा है ना ऑफिस से ही सेट करके दिए जाते थे। अगर हमको स्टोरी कर रहे होते थे तो उस स्टोरी को मतलब जगह नहीं मिलती थी। तो उस तरीके को कैसे सेट करेंगे? क्योंकि जर्नलिज्म फील्ड पे अगर रिपोर्टर की खबर नहीं चल रही तो उसका कोई देखो, मापदंड होना चाहिए। मैं नहीं, मापदंड का नहीं है, मैं बताता हूं। देखिए, कुछ अखबारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अखबार जो है उनका, कुछ लोगों का एक लिस्ट होता है जिसको कहते हैं होली कव, यानी कि उसको हाथ नहीं लगाएंगे उन लोगों को। वो कौन होते हैं? जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जिनके बहुत बड़ा योगदान होता है उस अखबार को चलने में। वो कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ तो कुछ नहीं रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि उनको अखबार भी तो चलाना है। तो आज आप लोग जो युवा पीढ़ी है, आपके पास ब्लॉग है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मोबाइल पत्रकारिता है। अगर आपको मुख्य धारा में जगह नहीं मिल रही तो आप अपनी बात तो इन सब मंचों से कर सकते हैं। हमारा फ्रस्ट्रेशन देखिए, जब हम पत्रकारिता में थे हमारे पास तो कुछ नहीं होता था। हम बस जब अपना भड़ास को निकालने के लिए हम लोग कागज में लिख देते थे और उसके बाद फाड़ के फेंक देते थे। लेकिन आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास ब्लॉग है, आज आपके पास यूट्यूब है। आप वहां निकल, मैं ऐसे जानता हूं मित्रों को जो मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, कई स्टोरीज को वो नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे अखबारों के लिए, दूसरे वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं नाम बदल कर, वो अपना जो है, लेकिन अपना कहते हैं कि नहीं, हम तो जो चीज हमने देखा है वो तो हम चाहते। तो आज आपके पास मंच बहुत है। ये उम्मीद करना कि उसी अखबार में रहना है और उस अखबार के पॉलिसी के खिलाफ जाना है, वो तो फिर आपके लिए आपको खतरों का खिलाड़ी बनने वाली बात है। एक सवाल जो है वो हम लोगों ने जो सकारात्मक एक मीटिंग हुई थी ना, वो डॉक्टर संदीप मारवा जी आए थे, उनके सामने ही एक जापान से डॉक्टर रमा शर्मा जी आई थी। हिंदी का बहुत अच्छा काम कर रही हैं जापान में। अच्छा, हाँ, एक तो स्वर्गीय जय वर्मा जी, वो उन्होंने भी बड़ा वो किया है। तो उन्होंने एक प्रश्न आईसीसीआर से संबंधित, तो आईसीसीआर के डायरेक्टर वहीं मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मन्ना जी ये प्रॉब्लम जो है ना हम लोगों को मतलब हो रही है, हम लोग क्या करें। तो मैंने सर को पकड़ा, आईसीसीआर के डायरेक्टर विदेश मंत्रालय। हाँ, कल विनय सहस्त्रबुद्धे जी आए थे। तो इन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मैंने कम्युनिकेट करा दिया। हम लोगों ने एक प्रॉब्लम जो था वो तो डिपार्टमेंट में है और हम लोग पॉजिटिव मीडिया की तरह से एक सोल्यूशन प्रस्तुत किया। वो क्या था, कैसे था? स्वर्गीय जय वर्मा अब नहीं है, वो हम लोगों ने श्रद्धांजलि उनको दी। हम लोगों के साथ 15 जनवरी को थी वो, तो क्या बातचीत हुई। और एक मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट आए हैं, 2 मिनट और बैठ के सुन के फिर आप लोग अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, है ना? जी जी जी। क्योंकि वो जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के जो प्रेसिडेंट हैं पंकज मित्तल मैडम हैं वो, हाँ वो, तो वो चीज रहने देते हैं। दीप माथुर जी 2 शब्द आप नहीं, आप कंटिन्यू करिए ना, करेंगे। मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतने कम समय में हमको इतना अच्छा संबोधन दिया कि हमने शायद लाइफ में, मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि वो आपने बड़े दिल से सारी बातें बोली। मतलब दिस वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट संबोधन आई हैव एवर हर्ड। आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज यू स्पोक फ्रॉम योर हार्ट एंड आई थिंक एवरीबॉडी फील्स वेरी हैप्पी। आपने ऐसी बातें बताई जो हमारे दिल को छू गई।
थैंक यू एक महिला रिप्रेजेंटेटिव दो शब्द आप बताइए सरिता कपूर लेक्चर जी जी मैं आ जाऊंगा, बस 10 मिनट उनको अटेंड कर लूँ। तो आप ये जो एक बात कहते हैं ना हर एक उसमें कि आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए, ये मेरे दिल को इतनी छुई, जबकि मैं तो इस आपसे कितनी देर हुई है जुड़े, लेकिन मेरे को ये वाली बात आपकी इतनी मतलब लगता है कि आप अंतरात्मा से निकल रहे हैं आपके शब्द, ये मतलब आप स्पष्टता है। वो जरूरी है ना, क्योंकि सुधारात्मक हो। अगर हम कहते हैं मजाक में कई बार कहते हैं सास बहू के रिश्ते के बारे में कहते हैं, अगर बहू को नीचा दिखाना, तुझे माँ बाप ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया, ये बोलने के बजाय बेटा ऐसे नहीं बनता है ऐसा बनता है, वही चीज को समझाया जाए कोई चीज में कमी हो, मतलब ये एक उदाहरण के तौर पर, तो उसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि बेहतर हो स्थितियां, आप लेकिन उसको अपमानित करने के लिए कर रहे हैं या बहू सास के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में हम कुछ अगर करते हैं, मुझे एक और उदाहरण देके मैं बंद करता हूँ अपने बात को। मैं कई बार सोशल मीडिया में जब आप कुछ डालते हैं तो कुछ लोग ऐसी टिप्पणियां डाल देते हैं कमेंट्स में, तो मैं उनसे कहता हूं कि देखिए अगर आप मेरे शुभ चिंतक हैं तो आप सार्वजनिक ऐसे टिप्पणी नहीं डालेंगे, आप मुझे फोन करके बताइए ना, सुरेश जी ये गलती हो रही है, ये मेरे ख्याल से इसको सुधरना चाहिए। लेकिन जब आप ओपनली आप अटैक कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य आप मुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अपना नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब, तो आलोचना का उद्देश्य क्या है, नियत क्या है, आलोचना क्या सुधारात्मक है या आलोचना आपको अपमानित करने का है, ये है आलोचना में। सर एक लाइन में बोल जी 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 हो गया, एक हमारे ये रह गया जो सुरेंद्र जी आपने बहुत अच्छा बताया हमें, वो पॉइंट जैसे आपने जो पॉइंट बताया, ऑलवेज अप्रिशिएट इन पब्लिक जी, इफ यू हैव गॉट एनी इशू टॉक पर्सन, बिल्कुल एग्जैक्ट, सबको अच्छा एग्जैक्ट। और एक और बात मैं बताऊं लास्ट में, मैं अपने लाइफ में यही पॉलिसी को मैंने अपनाया, ईश्वर की कृपा से मैं मतलब बहुत सीनियर लेवल पर कई जगह रहा हूं और मैंने इसी चीज को अपनाया है। और मैं एक और चीज बताता हूं, मेरे जब स्टाफ मुझसे मिलने आते हैं अपने प्रॉब्लम लेके, मैं उनसे कहता हूं कि whenever you come with a problem, come with the solution also. Don't just come to me with the problem. Everybody comes and meets me with problem. Whenever you come with the solution. इसका समाधान क्या हो सकता है ना। तो जब आप समाधान लेके आएंगे तब उसके चांसेस बेटर हैं कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। सर एक लाइन बोलिए, कागज के फूल खुशबू नहीं ला सकते, लेकिन आपके अंदर से खुशबू है, सच्चाई की खुशबू। थैंक यू सो मच। अब ये लोकार्पण जो है सर, यही हम लोगों का हर महीने लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ न्यूज़लेटर जो है राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी प्रकाशित कराते हैं। फोटो थैंक यू सब लोग आ जाइए, ये सभी लोग का ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप। सत्या जी जल्दी, सत्या जी सबसे पहले आई थी सर, ये सबसे पहले। थैंक यू सर, बताइए इधर देख लीजिए। फोटो ले लीजिए। आपको तो विशेष आभार, अगर पत्नी का सहयोग न हो तो ये संभव नहीं है, वरना कहेंगे क्या किस बेकार चीजों में पड़े हुए हो, घर बैठो कुछ काम करो। बिटिया का, बेटे का, सबका बहुत बिल्कुल। ये सुरेंद्र कुमार सेठी जी और खुशबू जी, मोबाइल दे दीजिए। धन्यवाद। वो आपको स्वस्थ रखे, सुखी और रखे। खुशबू जी, धन्यवाद। खुशबू जी प्रखर बाल सुने। खुशबू कहाँ हो, खुशबू कहाँ वर्क करती हो? सर डीवी नेटवर्क। अच्छा, प्रखर बाल सुने, इधर ही आ जाइए। प्रखर बाल सुने। प्रशांत कैमरा देकर आ जाइए, पूरी टीम है सर पॉजिटिव मीडिया। प्रशांत, विकास थापा जी, विकास थापा कैमरा देकर आ जाइए।
ये अगस्त में पूरी टीम रहेगी सर। हाँ सुनील कुमार सिंह जी इधर आ जाइए, सुनिए। दीपी कुशवाहा जी आप आ जाइए। दीपी कुशवाहा जी अभी दीपी कुशवाहा जी। और सभी लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, एक फोटो सेशन करके एंड करेंगे हम लोग। और ये पुस्तक सर को, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी भी है सर, सर शिक्षण प्रशिक्षण में। हाँ। एक दो लोग एक व्यक्ति वहां रह जाइए। हाँ, वो फिर आ जाए, बाकी सब लोग आ जाइए, सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए आप लोग। कैमरा हो जाएगा, थापा जी आप ले लीजिए। एक आप कर देंगे, मोबाइल से भी ले लीजिए। मोबाइल ये इंडिया हेरिटेज सेंटर के निदेशक को ये चारों किताब जो है आरजीएस की, जिसमें सर स्वयं मौजूद हैं। एक बार कैमरे से लीजिए, फिर से पीछे लीजिए कैमरे से। ये फोटो भेज दीजिएगा मुझे आप लोग। आ जाइए, एक मिनट। हाँ जी, हाँ ठीक है। कोई नहीं सर, वो कैमरा मोबाइल से अच्छा आ जाएगा। थापा एक बार, थापा लीजिए। थापा एक बार आप कैमरे से ले लीजिए। बॉडी कैमरा से शॉट बना लिए, थापा को उसमें से निकाल लिया जाएगा। वीडियो वाले से शॉट बना, वीडियो थापा ले लीजिए। सब लोग देखिए, सब लोग देखिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू विथ योर मीटिंग्स, और निकलते हुए आप मिल लेना। एक सवाल सर रह गया था, जो इंडियन डायस्पोरा, जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी जो इंडिया हेरिटेज सेंटर के निदेशक हैं, हमारे इंडियन डायस्पोरा फैमिली के लिए एक जो मार्गदर्शन है वो चाहेंगे, क्योंकि विदेश में रह रहे हैं, भारत से लगाव है, इसलिए हम लोगों से जुड़े हैं वो। और ऐसे 10 कंट्रीज हैं जो जुड़े हुए हैं, वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं समझता हूं कि ये सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में जाना जरूरी है, क्योंकि भारत को लेकर कुछ छद्म आख्यान भी परोसने का प्रयास हो रहा है विदेशी मीडिया में भी, और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से और अन्य कुछ भारत विरोधी ताकतों की तरफ से। इसको काउंटर करना भी आपका दायित्व बनता है, क्योंकि भारत के हित में ही हम सभी का हित है, और भारत के स्वच्छ और साफ छवि बनी रहे, इसमें आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। और इसलिए अपने अपने स्थानीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा, अपने भारतीय भाषाई मीडिया के माध्यम से आप लोग प्रयास करें कि अपने अपने समाज में, जो भी वहाँ विदेश में हैं, अपने भारतीय समाज है, उसमें हमारे भाषाओं में आप उन तक भारत को लेकर एक सकारात्मक, ताकि हमारे लोगों को देश के बारे में कोई गलतफहमी ना हो, देश के बारे में सकारात्मक संदेश बने रहे, ये बहुत आवश्यक है। और आपको यथासंभव जो भी मदद चाहिए वो आरजेएस पीबीएच मीडिया की ओर से इस दिशा में, चाहे वो प्रशिक्षण हो या किसी तरह का सलाह हो, आपको हम लोग जरूर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। 4 सेकंड और लेंगे, बस एक छोटा सा बाइट और दे दीजिए, जल्दी। मैं अभी यहाँ हूँ ना सर, आएंगे। आई विल कम बैक। आएंगे। मैं उनको जरा, तब तक हम लोग आप लोग थोड़ा सा माथुर साहब जैसे वरिष्ठ लोगों को जरूर सुनिए आप। मैं इसको ले रख दीजिए। हाँ सर, आई जस्ट जॉइन। आइए। नहीं शुरू होगा। हाँ कंटिन्यू। जी सर आइए। तो आप लोगों ने जिस तरह से समाधान मूलक पत्रकारिता, तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता
और फिर इंडियन डायस्पोरा को भी प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने संबोधित किया। दरअसल क्या है कि इनका संबोधन जो है उसको अमली जामा पहनाने की ज्यादा जरूरत है। और ये जो पत्रकारिता है उसमें नए लोग जब जुड़ते हैं तो वो क्या सोचकर जुड़ते हैं और किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है, अपनी क्या प्लानिंग होती है। आज जो है प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने जो पार्टिसिपेंट हैं ओरिएंटेशन वर्कशॉप जो पॉजिटिव थिंकिंग की है और हिंदी पत्रकारिता के अवसर पर की गई है, वो ऑनलाइन जो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे उनको सर्टिफिकेट जो हमारे टीफा का बहुत फुल फॉर्म लोग नहीं जानते हैं तो बता दूं कि टीम इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, टीम इंडिपेंडेंस डे फंक्शन अगस्त 2025, ये टीफा 25 है। तो उसमें एक टीम बनाकर काम किया जा रहा है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है जब आए तो उसको आरजेएस फैमिली से रूबरू होकर और भारत में आए वो एक खुशी होगी, और टीफा के लोगों से मिलकर उनको ज्यादा खुशी हो। तो टीफा के लोग अगर प्रशिक्षित होंगे, यानी 10.5 साल से तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाए, इसलिए वर्कशॉप जो है इंडिया हेरिटेज सेंटर नई दिल्ली में प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने जो मीडिया गुरु हैं और निदेशक हैं इंडिया हेरिटेज सेंटर के, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो निश्चित रूप से आगे से हम लोग काम करेंगे। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आज टीफा की 25 की जो सदस्य हैं और को ऑर्गेनाइजर हैं। 15 जून 2025 को हम लोग पॉजिटिव सब्जेक्ट लेकर वो आ भी रही हैं। बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उससे जागरूकता कैसे घर घर पहुंचाई जाए उसके बारे में। तो यहाँ आ जाइए। नमस्कार, सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सरिता कपूर, आरजेएस पीबीएच सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन की सदस्य, यहाँ पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट श्री प्रोफेसर श्री केजी सुरेश जो कि हैबिटेट सेंटर के कुलपति हैं, श्री दीप माथुर जी जो नेशनल ऑब्जर्वर हैं, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो अतिथि संपादक हैं, तथा मन्ना जी जो संस्थापक हैं आरजेएस के और हम कह सकते हैं कि मूलाधार हैं। इन सब का और सभी टीफा 25 के जो मेंबर्स यहाँ पे हैं और सभी आरजेएस के जो मेंबर्स हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और खासकर सभी का जिन्होंने हमें मुख्य अतिथि हमारे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया एक बहुत अच्छा, और सभी ने अपने प्रश्न पूछे और दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देती हूँ कि आप आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया 365वें संवाद हिंदी पत्रकारिता में भारत बोध ओरिएंटेशन वर्कशॉप 2 और रिलीज ऑफ न्यूज़लेटर में एडिशन टीफा 25 में सब आए और सहभागी बने। इसके लिए सबका हार्दिक धन्यवाद। सकारात्मकता और आपके मार्गदर्शन ने हमारे अंदर जलते सकारात्मकता के चिराग की लौ को और अधिक ऊंचा कर दिया है। प्रोफेसर केजी सुरेश की वो लाइनें, आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर्स, ना कि व्यक्ति विशेष को बेहद छोटा दिखाने के लिए हो, ये मेरे अंतर मन को छू जाती है। आपका स्वागत है, सबका दोबारा से हृदय से स्वागत है और धन्यवाद है। इस सकारात्मक परिवार का उदय होना एक सोच है, ये कोई एक मूवमेंट बाद में है, ये कहाँ से पैदा हुई, एक सोच है, एक विचार है, क्योंकि मस्तिष्क से निकला एक विचार ही पत्थर पर फूल खिला सकता है, अंधेरी राहों पर दीप जला सकता है, युद्ध का बिगुल भी बजा सकता है या मानवता का परचम लहरा सकता है। उर्वरा तो वही होती है, निर्भर होता है बीज पर, वो इमली है, आम है या है करेला। विश्व की रचना कैसी हो, सब विचारों का ही तो है खेला। शुद्ध है विचार तो बुद्ध सा होगा विश्राम, दुर्योधन की सोच करेगी महाभारत का संग्राम। आरजेएस एक विचार है, आरजेएस एक विचार है जो बीज ही बदल डालेगा, नकारात्मकता को सकारात्मकता की ऊर्जा से मार डालेगा और जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
मैं इस टीम से कैसे जुड़ी ये भी एक चमत्कार है। धनपति सर जी ने मुझे अचानक ही इस टीम से जोड़ा, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद मेरा चिंतन यही रहता था कि आज की पीढ़ी के लिए कुछ यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊं सकारात्मक। तन की मैल सब धोते हैं रोज, मस्तिष्क की मैल भी निकालनी चाहिए। तो हमारे भारतीय संस्कार, दया, करुणा, संस्कृति बच्चों को सिखाना है, अच्छे गुणों का संचार करना है। तो जहाँ भाव है वहाँ भगवान विराजते हैं, वहीं लगाव होता है और साहस को फलीभूत करने को साधन भी प्राप्त होते हैं। तो अचानक से धनपति जी द्वारा मुझे आरजेएस से जोड़ने के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। आरजेएस ना केवल भारत के अंदर सकारात्मकता का संचार कर रहे हैं, अपितु विश्व में जो सकारात्मकता का उदय होगा और जो हो रहा है वो भी भारत से ही होगा। उसका कारण है मैंने इस छोटी सी कविता में इसका रूप दिया है, जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। भारत की संस्कृति में वह गहराई जिसके मूल्यों और परंपराओं में सकारात्मकता है समाई। तभी तो वर्षों तक आक्रमणकारियों, उपनिवेशवादियों की चुनौतियों का सामने करने पर भी इसकी संस्कृति का लचीलापन है रंग लाया। विभिन्न धर्मों, जातियों को एक सूत्र में बांधा और अपनाया। सह अस्तित्व और वासुदेव कुटुंबकम का मूल दर्शन शास्त्र है विश्व को समझाया। जिस देश की संस्कृति में ही हो सकारात्मकता वो फले फूलेगी, विस्तार पाएगी, वैश्विक स्तर पर महकेगी, दुनिया में फूल खिलाएगी। सत्य, अहिंसा, नैतिक मूल्यों से चलो विश्व का उद्धार करें, सकारात्मकता से कदम भरें, हम सतयुग का निर्माण करें। भारत ने जिस प्रकार विश्व स्तर पर 21 जून को योग दिवस परिणित कर अपनी मोहर है लगाई, अपने ही देश से लेगी सकारात्मकता नया आकार और विश्व के जन जन की होगी भलाई। धन्यवाद। नहीं बस बहुत अच्छा। कार्यक्रम को यहाँ पर जो है वो संपन्न किया जाता है, लेकिन ये आरजेएस के कार्यक्रम जो हैं, आप सब कुछ बोलेंगे? कोई बोलेंगे और? हाँ, तो अब जो है हम लोग इस वेबिनार को एंड करते हैं और आप सभी लोग यहाँ पर आए और एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप की तरह, क्योंकि हर कोई जो साहित्यकार हैं, कवित्री हैं और भी लोग जो अलग अलग इस फील्ड से आए, मीडिया के साथी आए, तो एक जो चीज़ प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने कहा उसको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, दरअसल उस पर आरजेएस काम करेगा। और अच्छे सब्जेक्ट लेकर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं जो लोगों से जुड़ा हुआ समस्याएं हैं। तो अब आरजेएस को चाहिए कि समस्याओं को लेकर वो एक जागरूकता पैदा करे, सरकार से भी बात करे क्यों नहीं हो रहे हैं ये काम, और पब्लिक में जाकर और एक जन आंदोलन का रूप दे, सकारात्मक आंदोलन को जन आंदोलन की ओर आगे लेकर जाए। उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना, एक सोच, जैसा कहा गया कि मानसिक सकारात्मकता की सोच होनी चाहिए, और अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए युवाओं पर ये जिम्मेदारी है। तो युवाओं का भी प्रोग्राम जो है हम लोग लेके आ रहे हैं, युवाओं का ग्रुप लेकर आ रहे हैं। हाँ, 1 जून को माता पिता का वो संस्कार वाला है, उसमें युवाओं के लिए, बच्चों के लिए संस्कार का प्रोग्राम जो है वो लेके आ रहे हैं। पर्यावरण का लेकर आ रहे हैं, और पर्यावरण का भी प्रोग्राम जो है वो बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे लोग वीडियो तैयार किया है, मतलब उन लोगों ने वीडियो तैयार किया है पर्यावरण पे, रति चौबे जी लेकर आ रही हैं। तो अब जो है इस वेबिनार को, और टेक्निकल टीम, क्रिएटिव टीम, सोशल मीडिया टीम, इन सभी का धन्यवाद करते हुए, जो आरजेएस सकारात्मक आंदोलन की मीडिया टीम है, जिसके सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, प्रखर वार्ष्णेय जी हैं, खुशबू झा जी हैं, और प्रशांत जी हैं, और थापा जी हैं, सभी लोग परिचित हैं, आप लोग ने देखा होगा, और सुरेंद्र सेठी जी हैं, दीपक कुशवाहा जी, सुनील कुमार सिंह जी और राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी आज अपनी माता जी की स्मृति में इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
और न्यूज़लेटर जो है ये लॉन्च हुआ है। आप लोगों के पास PDF अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। और सरिता जी नई जुड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंटिन्यू करेंगी। और दीप माथुर जी तो बैकबोन ऑफ द पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट हैं, आप भी जानते हैं। और राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी जिस तरह से हर महीने, तो अब हम लोग पति पत्नी का जो फैमिली अवार्ड है वो बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। और हम लोगों ने पहले भी इसको किया है और बाकायदा न्यूज़लेटर में वो छपा भी है कि कौन कौन से फैमिली के लोग आए थे। तो आप अगर ये जो जय हिंद जय भारत था, इसमें जो फैमिली के लोग आए थे वो सब इसमें, ये देखिए फैमिली के लोग, कोई नया नहीं है, मूवमेंट पहले से था। 2017 में शुरू हुआ था गांधी पीस फाउंडेशन में। उसके अलावा NTMC कन्वेंशन सेंटर प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्टर के साथ जो प्रोग्राम हुआ उसमें आप देखिए फैमिली के साथ। तो ये नया नहीं है, 2025 में कर रहे हैं, लेकिन हर बार हम लोग RK आश्रम में भी पति पत्नी को सम्मानित किया था। तो ये मुहिम है हम लोगों का कि और मैं हमारी धर्मपत्नी जो है वो साथ में रहती हैं, ये व्यवस्था देखती हैं और हमको गाइड करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वन मैन आर्मी में कोई चीज़ हो जाती है तो ये याद दिला देती हैं। घर में सब चीज़ सुनती रहती हैं, आप लोगों के फ़ोन आते हैं तो ये सुनती हैं, तो इनको सबके नाम पता होते हैं। और तो आप समझ जाइए कि ये मूवमेंट जो है ये रुकने वाला नहीं है। जब आपका परिवार, देखिए अपने परिवार का या अपने PP नंबर जो है ना आप लोग दे दीजिए। सरोज गर्ग जी को आज फिर याद करना चाहेंगे। सरोज गर्ग जी ने रति चौबे जी को जोड़ा था। आज रति चौबे जी शीर्षस्थ स्तर पर काम कर रही हैं, इतनी महिलाओं को उन्होंने जोड़ा है और टीफा में जोड़ा है, टीफा में लेकर आ रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना विश्वास है RGS पे। हम लोग निश्चित रूप से अगस्त का कार्यक्रम जो है आप लोगों के सहयोग और समर्थन से उस सकारात्मक सोच के साथ जो करने जा रहे हैं, मुझे 50% तो अभी सफल लग रहा है कि वो कार्यक्रम सफल होने वाला है। और मीडिया टीम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हर बार जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है, प्रखर वार्ष्णेय जी और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद रही है। किताब के अंदर दर्ज हो रहा है डेली डायरी न्यूज, और पुरानी 2017 में आए थे पहली बार, और 2017 से लेकर आज 2025 तक कंटिन्यू पॉजिटिव मीडिया के साथ। तो अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम करते हैं और हम लोग आगे 1 जून को 11 बजे अपने परिवार के साथ जुड़िएगा, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो निश्चित रूप से कुछ ऐसी बात बताएंगे जिससे कि आपके परिवार में संस्कार, जिसको आप शिक्षा देकर भी नहीं ला सकते हैं, वो अपने आप बच्चे के अंदर चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।